ओके, एटम्स चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या हमें वो बात करनी चाहिए कि एटम क्या है, नहीं करनी चाहिए। एटम बहुत ही छोटी चीज है जिससे पूरी दुनिया बना है, बहुत सिंपल सी बात। फिर एटम्स के अंदर देखने जाए तो क्या क्या हमें पहले से पता है, क्या क्या नॉलेज हमारे पास पहले से है, उसकी बात भी हम कर लेते हैं। अगर हम एटम की बात करें तो नॉलेज क्या क्या हमारे पास पहले से है। पहली बेसिक बात हमें पता है कि भाई देखो, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास होते हैं ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स है। तो ये बात हमें पता है। और क्या बात हमें पता है कि थोड़ा और डीप हम जाए तो पता लगता है कि भाई देखो, ये कोई ऑर्बिट है तो ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है वो प्रोटॉन है। फिर थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में तो पता लगता है कि अच्छा, प्रोटॉन के साथ साथ यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी होता है। न्यूट्रॉन्स, इसमें कैपिटल एन लिखते हैं, चलो न्यूट्रॉन को कैपिटल एन, न्यूट्रॉन, कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन। अच्छा, ये बात भी हमें पता लगता है। फिर थोड़ा और हम पढ़े तो पता लगता है कि इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम के लिए बेसिक बेसिक बात हमें पता है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। चलो, तो बात की बात है जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आता है, वेव मॉडल ऑफ एटम आता है, तो इन सब बातों को हम कहते हैं कि ये सब बातें ज्यादा सही नहीं है, पर हमारी एनसीईआरटी में इन सब चीजों को पढ़ाया गया है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। इन फ्यूचर जाके हम बोलेंगे नहीं, ये सब बातें सही नहीं है, पर अभी आपको ये सही ही मानना है। तो फिलहाल एटम की अगर हम बात करें तो ये बेसिक बेसिक नॉलेज हर किसी को पता होता है। अब ये नॉलेज कैसे कैसे आई, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, डेल्टन नाम के एक इंसान थे, उनका मानना था कि ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया एटम से बनी है, और एटम बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो डेल्टन साहब आए, उन्होंने कुछ कहा कि पूरी दुनिया जो है एटम से बनी है, एटम बहुत छोटा छोटा होता है। उसके बाद बीच में बहुत सारे लोग आते रहे, पर फेमस हुए थॉमसन। थॉमसन साहब ने कहा कि यार देखो, जो एटम है उसको तरबूज मानो, एटम को एक तरबूज की तरह मानो। तरबूज समझते हो, वाटरमेलन, एक तरबूज मानो, जिस तरबूज में जो बीज है, बीज काला काला बीज, जो काला काला बीज होता है तरबूज के अंदर, बीज, उस बीज को आप इलेक्ट्रॉन मानो। ये जो बीज है, बीज, इसको इलेक्ट्रॉन मानो, यानी सीड्स, सीड्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन। और जो गूदा है, गूदा मतलब लाल लाल पार्ट जो है, लाल लाल पार्ट, जो बचा हुआ लाल लाल पार्ट है, जो गूदा है, गूदा, वो बाकी प्रोटॉन मान लो, ठीक है ना। तो थॉमसन साहब थोड़ा सा फेमस हुए क्योंकि उन्होंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया, और जब रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं तो टीचर फेमस हो जाता है, लाइक मी। थैंक यू। चलो चलो, मजाक कर रहा हूं। तो डेल्टन, थॉमसन, उसके बाद जो ज्यादा फेमस हुए वो था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड साहब, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसके अलग अलग नाम है और ये काफी फेमस है, जिसको हमें पढ़ना है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया, ठीक है, जिसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे कि क्या क्या नाम रखे गए समझो, जैसे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इसका एक और नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये इसी का नाम है, इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसका एक और नाम है, बताओ, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल, और एक और नाम है साइंटिस्ट के नाम पर, बताओ, उनके स्टूडेंट्स के नाम पर, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, याद है किसी को? जीगर, मैं स्पेलिंग गलत लिखूंगा, जीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, मार्स्टन एक्सपेरिमेंट। तो ये देखो, अलग अलग नाम है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट। ये सब जो है ना, ये सब, इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला? इनसे हमें यह इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला मैं आपको बता रहा हूं, कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है पॉजिटिव, आसपास इलेक्ट्रॉन है, एंड बीच की जगह खाली है, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, मतलब एटम का काफी जगह खाली है, और बीच में हैवी न्यूक्लियस, बीच में एक हैवी न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस, जगह खाली, फिर इलेक्ट्रॉन, सेंटर में न्यूक्लियस, जगह खाली, ऐसे समझो, इमेजिन करो, सेंटर में न्यूक्लियस छोटा सा, जगह खाली है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलता है। अब हमारे सिलेबस में जो है ना, इसी के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वही डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो क्या किया गया, एक पहली जुगाड़ लगाया गया, जुगाड़। ये जुगाड़ क्या है कि यहां से हम अल्फा पार्टिकल निकालेंगे। ये जुगाड़ बनाया गया कि यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, क्योंकि हमें अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। बगल में ऐसे कुछ ईंट लगाएगा, ईंट, इन ईंट का नाम कोई मुझे बताना, कोलीमेटोर, क्या नाम होता है इसका? मैं स्पेलिंग गलत लिखूं तो मुझे बताना, कोलीमेटोर। ये कोलीमेटोर क्या होता है? ये अल्फा पार्टिकल को सीधा रखता है, सीधा, ये जो ईंट जैसा टाइप का सामान है, ये अल्फा पार्टिकल को सीधा रखने का काम आता है, ताकि अल्फा पार्टिकल सीधा जाए। अब बगल में यहां पर ना गोल्ड की फॉइल लगाई गई, बहुत पतला गोल्ड की फॉइल। अब गोल्ड की फॉइल लगा दिया गया, और इधर लगाया गया जेडएनएस स्क्रीन, ये है जेडएनएस स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है क्या काम करेगा? ये जेडएनएस स्क्रीन का क्या काम है बता रहा हूं। जब कोई अल्फा पार्टिकल, मान लो कोई अल्फा पार्टिकल यहां के टकराएगा, जब अल्फा पार्टिकल यहां टकराएगा तो यहां पर ग्लो करेगा, ग्लो मतलब यहां पर एक लाइट जलेगी। जेडएनएस स्क्रीन, जेडएनएस स्क्रीन पर जब भी कोई पार्टिकल टकराएगा तो वहां पर लाइट जलेगी, जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ, पार्टिकल वहां पर आया है। तो सिंपल सा सेटअप रखा गया। कोलीमेटर किस लिए रखा जाता है? ताकि अल्फा पार्टिकल सीधा रहे। अब क्या किया गया, यहां से अल्फा पार्टिकल निकाला गया, तो क्या देखा गया कि ये ना एक एटम है, यहां पर गोल्ड फॉइल है, तो मान लो आप यहां पर गोल्ड का एटम, एक्चुअली में गोल्ड का एटम, हमने इसको गोल्ड का एटम माना है। गोल्ड फॉइल बहुत पतला होता है, तो यहां मानेंगे गोल्ड का एटम है ये, बहुत ज्यादा हम जूम करके देख रहे हैं 1000x में। तो हमें क्या पता लगा कि अरे यार, अल्फा पार्टिकल आता है, और अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे निकल जाता है, कभी कभी अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल जाता है। यहां यहां हमें आइडिया लग रहा है पहले से, तो कभी अल्फा पार्टिकल ऐसे हो जाता है, कभी अल्फा पार्टिकल ऐसे हो जाता है। तो ये कोई नई चीज नहीं थी, सबको लगा क्या खास है इसमें, अल्फा पार्टिकल तो बाहर निकल जा रहा है।
तो अल्फा पार्टिकल बाहर क्यों निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल बाहर इसलिए निकल रहा था क्योंकि एटम के अंदर काफी जगह क्या है बताओ, खाली। एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली है, इसलिए यहां से निकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल जा रहा है क्योंकि खाली जगह है, खाली जगह में सीधा निकल जा रहा है। तो कुछ खास बात नजर नहीं आई, लेकिन एक ग्राफ बनाता हूं जो आप समझोगे, इस ग्राफ से आप ज्यादा बेहतर समझोगे। ग्राफ याद रखना, यहां पर था नंबर ऑफ पार्टिकल और यहां पर था एंगल। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब यहां पर एंगल से क्या मतलब है समझाता हूं। देखो जैसे यहां पर एंगल 0 से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? ये एंगल पता है कौन सा होता है? देख लो, ये एंगल होता है कि मान लो कि ये है हमारा एटम और ये है हमारा न्यूक्लियस। तो एक लाइन ऐसे खींचना है और ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। मान लो कि कोई अल्फा पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल ऐसे गए, अल्फा पार्टिकल है, देखो अल्फा पार्टिकल ऐसे हो गया, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो कि न्यूक्लियस से कितनी दूर है? ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से कितनी दूर है, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राफ है जो बहुत बढ़िया से इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है कि अगर हम बात करें कि ये एंगल कितना होगा, अगर हम पार्टिकल की बात करें, सपोज ये एंगल कितना होगा, तो यहां से अगर हम देखिए, चलो एक लाइन खींच के देख लेते हैं, ये एंगल 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो हमें समझना, हमें यहां मैं बताऊं, ये 0 डिग्री हो गया, ये मान लो 50 डिग्री है, उससे पहले 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री पर हमें बहुत सारे पार्टिकल मिल रहे हैं, देखो बहुत सारे पार्टिकल। 50 डिग्री पर भी हमें बहुत सारे पार्टिकल मिल रहे हैं। 30 डिग्री पर हमें बहुत सारे पार्टिकल मिल रहे हैं। 30 डिग्री तो होगा यहाँ पे, 0 के बाद 30, 40, 50, तो 30 डिग्री पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। यानी जो मैक्सिमम पार्टिकल्स है, मैक्सिमम पार्टिकल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री के एंगल पर निकल जा रहे हैं। लेकिन इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं हम 180 डिग्री पर है। अगर हम एंगल्स की बात करें तो ये एंगल मान लो 180 डिग्री, क्योंकि हम काफी आगे। तो 80 डिग्री के सामने आपको दिखेगा बहुत ही कम पार्टिकल 180 डिग्री के आसपास, यानी कुछ पार्टिकल बड़े कम है ना। देखो व्हाइट वाले को देखो, पॉइंट को, इस एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम है। यानी कुछ ऐसे पार्टिकल थे, बहुत ऐसे कम पार्टिकल्स थे, बहुत ऐसे कम पार्टिकल्स थे जो ऐसे गए और ऐसे ही लौट आए, ऐसे जाके ऐसे लौट आए, यानी 180 डिग्री पर लौट आए। अब बहुत सारे पार्टिकल 60 डिग्री पर, 70 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर चले जा रहे हैं, क्योंकि एटम के अंदर स्पेस खाली है। लेकिन कुछ पार्टिकल 180 डिग्री पर लौट रहे हैं। तो 180 डिग्री पर लौटने का क्या मतलब है? 180 डिग्री पर लौटने का यह मतलब है कि वो न्यूक्लियस के सामने आ गए होंगे। तो हमें यह पता लग गया कि भाई हमने अल्फा पार्टिकल भेजा है, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव, तो पक्का जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव एक पॉजिटिव के सामने गया तो उसको रिपल्शन मिला। क्या मिला उसको? रिपल्शन। तभी वो लौट आया, ऐसे जाके ऐसे ही लौट आया। यानी हमने क्या सीखा, ये ग्राफ हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि भैया देखो, बहुत सारा जगह एटम में खाली है, बहुत सारा जगह एटम में खाली है, इसीलिए 30 डिग्री पर बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे आपको, 50 डिग्री पर भी बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे, पर 180 डिग्री पर आपको बहुत कम पार्टिकल मिलेंगे। यानी बहुत कम पार्टिकल सीधा जाके लौट आते। यानी ये जो साहब है, इन साहब ने हमें क्या बताया? गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करके, अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट करके, जिगर मार्सन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली में जो रदरफोर्ड साहब थे उनके ये स्टूडेंट थे, ठीक है, इन सबको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब इन लोगों ने मिलजुल के एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या बात बताया कि देखो यार, बहुत सारे पार्टिकल निकल जा रहे हैं, पार कर रहे हैं, मतलब एटम खाली है। कुछ पार्टिकल सीधा जाके लौट आ रहे हैं, यानी कि उसके सेंटर में एक पॉजिटिव हैवी चीज है, उसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को पॉजिटिव बोला गया, हैवी बोला गया, और बहुत सारा जगह एटम में खाली बोला गया। और बोला अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के आसपास नेगेटिव भी होना चाहिए नेचर में। जैसे अगर मेल है तो फीमेल है, फीमेल है तो मेल है। एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में बताया गया कि अगर इस धरती से सारी फीमेल्स गायब हो जाए तो क्या होगा? तो पता लगा कि मेल्स भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनसे लड़ने वाला कोई नहीं होगा, वो बोर हो जाएंगे। सही बोल रहा हूं मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा। ये स्टडी है, लोगों से सड़क पे जाके पूछा गया कि सपोज करो तुम्हारी वाइफ एकदम से कहीं चली जाए तो तुम क्या करोगे? 100 लोगों से पूछा गया, 100 लोगों ने कहा मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूंगा, बस हर दिन 500 रुपए कमाया करूंगा। क्यों? 500 में काम हो जाएगा उसका। कैसे? देखो, खाना खाना है, सोना है। तुम लोग की मेंटेलिटी देखो, मतलब जहां 500 और 6000 की बात है तुम तो एकदम क्या है यार। चलो समझ में आई बात। तो गाइज मैं आपको ये कह रहा था कि ये था सारी बातें जो हमने सीखी। इसका डायग्राम अगर चाहो तो आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकला? ये कंक्लूजन है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द, लिखने की क्या जरूरत है, याद हो गया ना। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द, मैं लिस्ट बनाता हूं, लिस्ट। तो रदरफोर्ड साहब की कहानी का लिस्ट बनाते हैं। रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला? फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है ना। एम्प्टी स्पेस की बातें करी, सुनते रहना। एम्प्टी स्पेस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस है। अरे कोई तुमसे पूछेगा ये? कोई नहीं पूछेगा, पागल हो गए तुम लोग जो लिख रहे हो। सेंटर में न्यूक्लियस है, एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान देना। तो ये था अपना रदरफोर्ड साहब की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो रदरफोर्ड साहब की जो कहानी थी उसका फेलियर आया। रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल था, आरएफ मॉडल, उसका फेलियर आता है। अब रदरफोर्ड साहब मॉडल का फेलियर क्यों आता है इसको समझिएगा। क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने ना एक कहानी बोली थी। क्या बोली थी कहानी? मतलब एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्या बता रहा हूं देखो, देखिए एक मैक्सवेल साहब थे, उन्होंने एक थियरी दी थी मैक्सवेल्स, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैक्सवेल साहब की ईएम वेव की थियरी आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल साहब का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। मैक्सवेल साहब कहते थे कि देखो यार, मैक्सवेल साहब का अपना मानना था, उनका मानना था कि देखो आप कह रहे हो कि पॉजिटिव है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, रखो पॉजिटिव। एक नेगेटिव है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, रखो।
अब ये नेगेटिव रिवॉल्व करेगा। तो मैक्सवेल साहब का ये मानना था कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन हुआ तो ये अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी एमिट करेगा या एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट। ये इनकी थ्योरी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है तो एनर्जी इज रेडिएटेड, एमिट करेगा। तो मैक्सवेल साहब ने रदरफोर्ड को बोला कि भाई साहब ये बताओ, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन है, तो एनर्जी रेडिएट होना चाहिए। तो रदरफोर्ड साहब जवाब नहीं दे पाए। बोला यार आप सही कह रहे होंगे, आप बड़े आदमी हो। तो फेल हो गया इनका मॉडल कि तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का, देखो समझ रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो घूमते 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 एक दिन न्यूक्लियस में गिर सकता है। ये किसकी कहना है? मैक्सवेल साहब का कहना है। मैक्सवेल साहब कह रहे हैं कि देखो मेरी जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव की थ्योरी है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी एमिट होगा, एंड इलेक्ट्रॉन जो है फॉल्स इन न्यूक्लियस, फॉल्स इनटू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मैक्सवेल साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं भैया मोए ना पता है, मोए ना पता है। यानी कि रदरफोर्ड साहब डज नॉट, एक लाइन आंसर बता रहा हूं, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इनका मॉडल फेल हो गया। अब इनका मॉडल फेल हो गया तो बोर साहब टपके, ठीक है। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम आता है, और वो भी हाइड्रोजन एटम के लिए, एच एटम के लिए, या फिर हीलियम +1 के लिए, लिथियम +2 के लिए, बेरिलियम +3 के लिए, बहुत मुश्किल से। तो मेन इसका होता है हीलियम +1 और लिथियम +2 के लिए, ध्यान रखना। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम होता है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम +1 के लिए और लिथियम +2 के लिए। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड साहब मॉडल फेल हो गया, ये भी बात सही है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पॉइंट डिस्कस करना है। देखो एक बार सुन के जाओ, भागो मत। ये तुम्हारे मुनिल सर है, कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने ही बनाया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबके डाल दिए गए हैं। तो भाई इन क्वेश्चंस को छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना, इसमें सभी सब्जेक्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो लास्ट टाइम में कम से कम इन क्वेश्चंस को करके जाओ। ये सारे छुपे हुए क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं और बच्चे छोड़ के जाते हैं, और ये सब एग्जाम में दिखता है। तो प्लीज़ इनको करके जाना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मंगा लो, थोड़े बहुत पैसे मत देखो, ये करियर तुम्हारे इन छोटे मोटे पैसों से बहुत बड़ा है। तो थोड़ा वाइस बनो और ख़ुद को टेस्ट करो इन क्वेश्चंस के थ्रू। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जैसे मान लो चैप्टर 5 है तो चैप्टर 5 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, फिर ऐसे चैप्टर 6 से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बस ये लास्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके जाओ। अब यहां पर क्या क्या पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो देखते हैं करके। देखिए रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल था ये सब आया, तो लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, कुछ टर्म्स को डिस्कस किया। पहला एक टर्म बनाया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोला जी हम तो बताएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है समझिएगा। देखिए बोला कि देखो यार, इसको समझना, रदरफोर्ड साहब के अंदर ही हम लोग को तो फेल हो गया, बोर्स आ गया, बोर्स हम बाद में पढ़ेंगे। बोला देखो यार ये एक एटम है जी, ये एटम के अंदर न्यूक्लियस है जी, न्यूक्लियस। और जी आपने जो है ना, आपने अल्फा पार्टिकल को भेजा था, तो अल्फा पार्टिकल यहां पर आके इस डिस्टेंस तक आया, फिर वो लौट गया जी, यहां से लौट गया, अल्फा पार्टिकल आके लौट गया। तो सर ये न्यूक्लियस के कितने क्लोज गया, न्यूक्लियस के कितने क्लोज गया, उसको बोल गया R0, बोल दिया गया R0। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? R0। मतलब कि हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास गया। अब इस डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R0 का, कोई मुझे बताओ प्लीज। के ZE² इंटू में 2 बाई काइनेटिक एनर्जी। अब ये होता है R0 का फॉर्मूला। कैन एनीवन वेरीफाई दिस फॉर्मूला? 2k ZE² बाई काइनेटिक एनर्जी। देखो मैं डेरिवेशन करता हूं तो मेरे लिए आसान हो जाता है, पर जैसा मैंने कहा है कि हम हर चैप्टर के डेरिवेशन अलग से करेंगे। अभी हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा सब में समझदार है और एग्जाम से 2 दिन पहले ये छोटी छोटी जो मेरी वीडियोस बन रही है वो देख के चले जाए, उसको पूरा चैप्टर ऐसे याद आ जाएगा, पूरी स्टोरी चल रही है यहाँ पर बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किसका होता है, ध्यान रखना, ये काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल का। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल किसका? अल्फा पार्टिकल का। अच्छा अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? देखो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2e के बराबर, और मास इसका होता है 4 इंटू मास ऑफ व्हाट? एनीवन? 4 इंटू मास ऑफ व्हाट? तुम जिंदगी भर ऐसे रहोगे सबके सब। अल्फा पार्टिकल का मास नहीं पता किसी को? ए यार सुनो, अल्फा पार्टिकल का सेंस क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है पता क्या? हीलियम +2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, डबली आयोनाइज अल्फा पार्टिकल ये है हीलियम +2। तो इसका मास होगा हीलियम के बराबर, मास इज इक्वल टू 4 इंटू टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मास 4 गुना होता है किसके? हाइड्रोजन के। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 इंटू ई, तो मास कितना होता है? 4 गुना हाइड्रोजन के मास के, और चार्ज कितना होता है? 2। ध्यान रखना। तो अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी के का मतलब यहाँ पर है 9 इंटू 10 की पावर 9 प्यारे बच्चों, और जेड यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे मैंने कहा कार्बन, तो कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर, और ई की वैल्यू तो हर कोई जानता है 1.6 10 की पावर -19। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने एक मस्त टॉपिक पढ़ा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना क्लोज जा सकता है हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के। फिर प्यारे बच्चों दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके अंदर होता है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, अब प्यारे बच्चों जो इंपैक्ट, अच्छा इंपैक्ट पैरामीटर मैं आपको बताऊं क्या है, बड़ा गजब की चीज है। देखो बेसिकली अब ये हमारा एटम है और ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस का सेंट्रल लाइन, ये न्यूक्लियस का सेंट्रल लाइन। अब प्यारे बच्चों अगर ये एटम है और ये न्यूक्लियस है और ये सेंट्रल लाइन है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन।
सेंट्रल लाइन, ओके। अब इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, देखो इसका सिंबल होता है बी। बी बेसिकली डिस्टेंस होता है कि जो सेंटर से कितनी दूरी पर हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी सेंटर से कितनी ऊपर है। जैसे मैंने यहां पर देखा, ठीक से देखो, ठीक से, ये डिस्टेंस है बी। तो बी क्या होता है बेटा कि अल्फा पार्टिकल सेंटर से कितनी ऊपर या कितने नीचे। मान लो कि हमारा पार्टिकल यहां पर है, हमारा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो हम बोलेंगे दिस इज बी, ये बी है। तो सेंटर से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो बी इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। देखो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है उसका, वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे बी क्या है, बी है ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी तक का डिस्टेंस, कि उसका वेलोसिटी इस तरफ है, यहां पर है उसका वेलोसिटी, पोजीशन उसकी यहां पर है, तो ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, डेफिनेशन की बात मत करो, डेफिनेशन आपको सारी मिल जाएंगे नोट्स में, हजारों बार नोट्स आपने बना रखे होंगे, वरना फिर मैं सबके नोट्स दे ही दूंगा, बेफिक्र रहो। तो इंपैक्ट पैरामीटर मतलब होता है बी। अब देखना बी जो है, अगर किसी का ज्यादा होता है तो उसका थीटा कम होता है। थीटा होता है स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। अब तुम बोलोगे सर हमें समझ नहीं आ रहा, सर समझा दो स्कैटरिंग एंगल क्या है। देखो सपोज करो किसी का एक केस लेते हैं, केस क्या है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ऐसे चलो थोड़ा और बढ़िया समझाता हूं। ये हमारे पास किसी का न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये इसकी सेंट्रल लाइन है, ठीक है। मैंने कहा किसी का बी बहुत ज्यादा है, बी ज्यादा होने का मतलब क्या है, कोई यहां पर है, ये है। तो अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियसली वो इससे टकराएगा ही नहीं न्यूक्लियस से। जब न्यूक्लियस से नहीं टकराएगा तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, तो यहां पर हम बोलेंगे एंगल नहीं बन रहा है। लेकिन इसका उल्टा देखो, उल्टा उल्टा। अगर अगला केस लेते हैं, अगर बी हमारा कम है तो थीटा ज्यादा होगा। कैसे देखो, मान लो बी की वैल्यू बहुत कम है तो पार्टिकल जाके टकरा के लौट के आ जाएगा, नहीं समझे, पार्टिकल जाएगा टकरा के लौट के आएगा, तो आने और जाने में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो अगर बी कम है तो एंगल क्या होगा, ज्यादा। सपोज करो इस केस में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी बी कम होने से इंपैक्ट ज्यादा होगा। देखो बी कम है, बी कम है तो पार्टिकल सीधा न्यूक्लियस से टकराया था। बी अगर कम है तो न्यूक्लियस से टकराएगा, यानी बी कम होने से थीटा ज्यादा होगा। इंपैक्ट क्या होगा बताओ, इंपैक्ट, इंपैक्ट मोर। तो बी कम होने से थीटा ज्यादा, इंपैक्ट मोर। अरे बहुत तगड़ा इंपैक्ट नहीं है। सोचो कोई आदमी ऐसे निकल जाए सीधा ही, और कोई सोचो कोई ऐसे गया बिल्कुल खटाक दुम। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझे, आएगी नहीं बात समझ में। तो ये हमने पढ़ा इंपैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम पर पहुंचेंगे। कोई चीज रहेगी तो प्लीज मुझे बताना। सो गाइस फिलहाल दो चीजें थी, इंपैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मेरे प्यारे बच्चों जब ये बातें सीख लेते हैं तो अपने पास आता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि हमारा रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। बोर्स साहब बहुत चालाक थे, बचपन से ही शरारतें करते थे, और ये घर घर खेलते थे और वहीं पर इनका काम हो जाता था। तो ही वाज वेरी चालाक। बचपन में ना लोगों को शौक होता है शादी खेलने का, घर घर खेलने का। चलो कोई नहीं, ये भी खेला करते थे कभी कभी, कंबल ओढ़ने का। ओ माय गॉड भाई तू बहुत डीप से गया, तुझे कंबल ओढ़ने की जरूरत थी वैसे। अरे यार भाई गलत लग रहा है यार, सॉरी भाई, है भाई यार भाई भाई ये डांस, ये कभी पार्टीज में आएगा ना, इसके डांस मूव इतने तगड़े होंगे कि सामने वाला बंदा कहता है मैं क्या नाचूं, ये ऐसे कर रहा होता है। ये पूरा पूरा ऐसा वाइब्रेशन दे रहा होता है कि मैं खुद, हम सब लड़के मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, वो बंदा कह रहा है सर ये इतना बढ़िया नाच रहा है, हम क्या नाचे यार। ये तो पूरा ऐसे जमीन पर लेट लेट के भाई क्या पूरा स्टेप खतरनाक, पर तो अच्छा डांस करता है भाई। यू हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, तो जीवन में पक्का कोई बढ़िया करेगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है, यू हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट पर आप उसे शो नहीं कर पा रहे, तो क्या वैल्यू इस टैलेंट की। हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमेशा पब्लिक में एक्सप्रेशन अपने दिखाने चाहिए, है ना। क्योंकि कई लोग आप देखो बहुत सारे मोटिवेटर है, वो क्या मोटिवेट करते हो, तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है सामने वाले में, अच्छा अच्छा सर कह रहे तो मैं कर सकता हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ मैंने कभी भी यूट्यूब पर ये सर्च नहीं मारा मोटिवेशन के लिए, फीलिंग डीमोटिवेटेड मोटिवेट मी, व्हाट द हेल इज दिस, कि आप किसी और से मोटिवेट हो रहे हो। मोटिवेशन अपने अंदर से आता है अपने आप, है ना। सबसे बड़ा मोटिवेशन बताओ लाइफ में, मैं इंसान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो दूसरा कर सकता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन, मेरे पास भी दिमाग है, दूसरे के पास भी दिमाग है, कोई कमजोर नहीं होता, कोई होशियार नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। अब सबसे बड़ी गलतफहमी मुझे क्या लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क कुछ होता है। भाई स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं होता, सब हार्ड वर्क ही होता है, और प्लान कर सकते हो आप, तो जो प्लानिंग करते हैं उसको हम स्मार्ट वर्क कहते थे। बट बिलीव मी हार्ड वर्क को कोई बीट नहीं कर सकता, कुछ भी कर लो उसको तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। चलो फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स साहब घर घर खेला करते थे, चालाक आदमी थे, उन्हें पता था कैसे मैनिपुलेट करना है। चलो ध्यान दो, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या होता है समझिएगा। इन्होंने कहा देखो भाई, इन्होंने मैक्सवेल साहब को बोला, आपको याद होगा मैक्सवेल साहब की हमने पीछे बात करी थी कि ईएम वेव की थ्योरी आई थी ना। तो इन्होंने कहा देखो जी आप ये अपना, इनको मैक्सवेल साहब को बोल रही है, सुनना, ये जो बोर्ड्स है वो मैक्सवेल साहब को बोल रहे हैं, भाई आप एक काम करो, अपना जो ईएम वेव की थ्योरी है उसकी बत्ती बनाओ। ओए क्या यार तू सीधा बोल देता यार, ठीक है। तो चलो हंसी मजाक छोड़ के चैप्टर खत्म करना यार, मैं उस मूड में नहीं आना चाहता। अरे आज कुछ नहीं, आज मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना था ना, केमिस्ट्री पढ़ाया था वैसे मैंने 5 से कितने बजे तक, ठीक है। चलो बोर्स मॉडल ऑफ एटम प्लीज गाइस। तो मैक्सवेल साहब की ईएम वेव की थ्योरी आती है, सुनना ध्यान से। तो उसको ये बोर्ड साहब कहते हैं काम करना इसकी, ठीक है, हम नहीं मानते। वो कहते जी भाई तेल लगाओ सरसों वाला होगी। वो कहते देखो भैया ये न्यूक्लियस है सही है, ये इलेक्ट्रॉन है सही है, पर ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये भी सही है,
पर जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं होगा, रेडिएट नहीं होगा। तो यही इनका पहला पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट मतलब विचार। देखो बोस साहब ने ना बोला ये मेरे पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है मैं ऐसा कह रहा हूं, तेरे को मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मेक बत्ती मेक। समझे मेरी बात को? तो देखो यार, ये बोर साहब का अंदाज था कि पहला इसका पोस्टुलेट ये था बोर साहब का कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। एनर्जी रेडिएट नहीं होता है, ठीक है ना। फिर इनका दूसरा पोस्टुलेट आया कि देखो यार, इलेक्ट्रॉन इस रूल को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी जो स्पीड और रेट, जो रेडियस है, देखो ये दिस मास इंटू स्पीड इंटू रेडियस, वो हमेशा इसको फॉलो करेगा। इसके बराबर होगा NH/2 पाई, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चलेगी। जहां पर 1 का मतलब होगा पहला ऑर्बिट, 2 का मतलब दूसरा ऑर्बिट, 3 का मतलब तीसरा। तो 1 का मतलब होगा फर्स्ट, मतलब देखो ऐसा होता है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो n की पहली वाली वैल्यू ये होगी फर्स्ट, ये n की सेकंड वैल्यू, ये n की थर्ड, ये n की फोर्थ। तो दूसरा पोस्टुलेट इनका क्या था, देखो भैया, इलेक्ट्रॉन इस रूल को फॉलो करेगा। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज NH/2 पाई, जहां पर n का मतलब क्या पता लग गया और h का मतलब तो हर बच्चे को पता होगा, 6.626 10⁻⁻34। बात समझ पाए? 2 का मतलब भी सबको पता है, पाई का मतलब भी सबको पता है। तो इस प्रकार से उन्होंने, बोर साहब ने अपने दूसरे पोस्टुलेट को बयां किया। फिर इनका तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या आया कि देखो यार, अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है, अब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाना चाहेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब। और अगर मान लो बाई चांस इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहता है कि जी हमको, देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और नीचे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज या रेडिएट करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। ये इनका थर्ड और लास्ट पोस्टुलेट है। अब यहां पर एक कहानी बताई गई कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा ई, उसको हम डेल्टा ई बोलेंगे, और वो होगा E2 - E1। E2 - E1 का मतलब क्या है कि देखो, यहां की जो एनर्जी होगी, यहां की एनर्जी को आप यहां की एनर्जी से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब को डेल्टा ई कहा गया। सेम, अगर यहां से कोई यहां जा रहा है तो यहां की एनर्जी को इससे माइनस करोगे तो आपको बीच की एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी रिलीज। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला बनाया गया, बस आपको यहां की एनर्जी को यहां से माइनस करना है, यहां की एनर्जी को यहां से माइनस करना है। इसके ऊपर एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई साहब, ये जी न्यूक्लियस है जी, ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन ना अभी 2 जूल एनर्जी के साथ था और यहां पर जी 10 जूल एनर्जी है जी, और वो ऊपर गया है जी, तो कितना एनर्जी का डिफरेंस है? तो एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब किया होगा कैसे, 10 - 2 8, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको, +8, 10 - 2 8। अब ये 10 है, ये 2 है ना, तो बेसिकली एनर्जी डिफरेंस इज एनर्जी एब्जॉर्ब। अच्छा, अब यहां पर कुछ और खास बातें हैं जो आपको समझनी है डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। वो खास बात क्या है, देखिए, अगर आपसे कोई बोले फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या है मैं आपको बताऊंगा। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, या फोटोन, फोटोन भी लिख सकते हो लोग, फोटोन एमिटेड, एमिटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड। एमिटेड मतलब रिलीज। आपसे वो बोले कि भैया जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या फोटोन एमिटेड और एब्जॉर्ब या रिलीज्ड। तो बड़ा आसान तरीका होता है, आप एनर्जी गैप को पता करो और h से डिवाइड करो, बस आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। और अगर एनर्जी गैप पता लगा और h से डिवाइड करो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। और इसमें एक और एडवांस चीज बता दे रहा हूं, अगर आपसे वेवलेंथ पूछ ले तो क्या करोगे? वैसे हम क्या, h क्या है, h क्या होता है? ओ माय गॉड, ये तो वही वाली बात हो गई कि क्या था, है कुछ गड़बड़ है, टेढ़ा है, नहीं ठीक तो है, चलो अबे तुम क्या बताओ यार, छोड़ो। अगर कोई आपसे, चलो फिलहाल हम ये इतने पर रुक जाते हैं, यही हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बोस आपके पोस्टुलेट, हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ लिया, एनर्जी डिफरेंस पढ़ लिया। अब प्यारे बच्चों, कुछ चीजें आपको समझनी है। अब कुछ चीजें आपको समझनी नहीं है, एक्चुअली में इसको याद करना है। क्या याद करना है? पहली बात, अगर कोई घूम रहा है ऑर्बिट में, तो देखो हर ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की। जैसे इस ऑर्बिट का एनर्जी अलग है, इस ऑर्बिट का एनर्जी अलग है, और इस ऑर्बिट का एनर्जी अलग है। सभी ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी होती है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6, ठीक है, Z² बाई n²। और ये जो आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। देखो ईवी का मतलब सुन लो, ईवी का मतलब होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो अगर कभी आपको आंसर जूल में डालना है तो यहाँ पर ईवी की वैल्यू डाल देना, पर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इस चैप्टर में सचता है, सचता मतलब अच्छा लगता है। तो पहले बच्चों ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अब सर इस एनर्जी के फॉर्मूले से मेरा क्या फायदा है? सर बहुत फायदा है, बहुत सारा फायदा है, दबा के फायदा है। कैसे कैसे देखो, सुन लो, मैं आपको सिखाता हूं। अभी मैं सिखा रहा हूं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल, बेटा देख, आप लॉजिकली सोचो, तुम कभी बाप बन पाओगे जो तुम दबा दबा के कर रहे हो, दबा दिया तो गाइस प्लीज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शर्म भी नहीं आएगी, रुक जाओ चलो गाइस अपने पढ़ाई पे लौट जाते हैं अब एनर्जी लेवल क्या है, देखो जैसे मैंने कहा, देखो ये है n = 5 का, ये जी n = 4 का, ये है जी n = 3 का, ये है जी n = 2 का, ये है जी n = 1 का। तो अब इनके अलग अलग एनर्जी आप देखो कैसे निकालोगे। सपोज करो मैंने कहा कि भैया जेड, देखो अभी हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका तो टेंशन ही नहीं है। अब हम n की वैल्यू 1 डालेंगे, जेड भी 1 है, n भी 1 है, तो एनर्जी कितनी आएगी? -13.6। तो 1 के लिए आंसर आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फिर 2 के लिए आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से आप 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए याद कर लोगे। आप यहां पर जब डालोगे 3 तो 13.6 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो एनर्जी लेवल डायग्राम याद कर लेना आप। यानी आप n, अब देखो, यानी कि आपने n = 1 का एनर्जी निकाला, इसका आया -13.6। फिर n = 2 का भी निकाल सकते, कितना आया? -3.4। n = 3, फिर 4, 5 सबका आप अलग अलग का एनर्जी निकाल सकते हो। तो पहला फॉर्मूला आप याद रखना। अच्छा जी, फिर दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा जो पॉइंट याद रखना है कि अगर हमारे पास ये ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस। अब इस ऑर्बिट में बहुत सारे अलग अलग रेडियस बन सकता है। मैंने कहा जी मेरे को इसका रेडियस निकालना है, तीसरे वाले का। तो रेडियस के लिए मेरे पास कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए भैया रेडियस के लिए। तो देखिए रेडियस आप निकाल सकते हो, बस n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। रेडियस होता है बेटा 52.9, ठीक है, n²/z, और ये पिकोमीटर में आएगा। एक बार मुझे कंफर्म कर देना, pm, जहां pm का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, जिसको पिकोमीटर कहते हैं, p4। कोई कंफर्म कर सकता है, एम आई राइट और नॉट? यस राइट। यानी मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया, बेटे बेटे तू रेडियस बता फिफ्थ ऑर्बिट का, तो आप क्या बोलोगे? बेटे हमारे सर ने कहा था 52.5 ऑर्बिट। चलो इस क्वेश्चन में थर्ड था ना, तो थर्ड है ना, थर्ड 1 2 3 थर्ड, तो बोला रेडियस निकाल, r3 निकाल थर्ड का। तो आप बोलोगे ठीक है, हमारे सर ने कहा था 52.9 n², n मतलब 3 का स्क्वायर अपन में z कितना होगा? 1, और ये पिकोमीटर में इसका आंसर आएगा। तो लो रेडियस भी आ गया। तो आप किसी का भी रेडियस निकाल सकते हैं, किसी का भी एनर्जी। रेडियस और एनर्जी के बाद यहां पर क्या क्या चीजें आपको समझनी है बहुत डिटेल में। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं ये कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है n2 - n1, n2 - n1 + 1, सही है, अपॉन में 2। अब ये क्या है समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि भैया ये एनर्जी लेवल डायग्राम है भैया, ठीक है होगा, बोलेगा हमारा इलेक्ट्रॉन ना n = 5 से n = 1 में आया है जी। अब n = 1 का मतलब ध्यान रखना, हमेशा ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। और n = 2 का नाम याद रखना, इसका मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया हमारा ना इलेक्ट्रॉन n = 5 से n = 1 पे आया है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ। तो आपके लिए ध्यान रखना क्या क्या बातें। ये है n2 जो कि 5 है, और n1 क्या होगा बताओ? n1 कितना हो गया? 1। ये n2 से n1, n2 से n1। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का सॉल्यूशन, सर आपने कहा था n2 - n1 यानी 5 - 1, फिर 5 - 1 + 1 अपॉन में 2 मास्टर साहब। तो 5 - 1 4, 5 अपॉन में 2, क्या आंसर आया? 10। कितना आंसर आया? सही तो है, तेल लगा के, क्या बात। अब मैं आपसे होमवर्क देता हूं, होमवर्क। कोई n = 6 से ग्राउंड स्टेट पे गया, इसका आंसर 18 आ रहा है क्या? चेक करो। 6 - 1 5, 5 15 आएगा, 15 सॉरी 15, इसका आंसर 15 आएगा, चेक कर लेना, कर लोगे चेक? ओके, क्या बात है सर, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब ये क्या है देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है प्यारे बच्चे समझना। आपसे आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, जैसे मान लो ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, और मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है n = 1 से। ये जो n = 1 है, यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है +13.6 n²/z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कभी क्वेश्चन आए कि भाई मुझे पहले से या दूसरे से या चौथे से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप बस n की वैल्यू पुट करो। जैसे मैं होमवर्क देता हूं एक, कि बताओ आयनाइजेशन एनर्जी फिफ्थ का, मुझे 5वें ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी? 5, z की जगह पर 1, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z क्या होता है? 1। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। गाइस आई रॉट अ रॉन्ग फॉर्मूला, एक्चुअली में ऐसा होता है, अभी रेडियस पता था ना, रेडियस वही दिमाग में रह गया, z इधर होता है और n इधर होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे सबका? बढ़िया। तो z²/n² कर लेना, ठीक है। सो अब प्यारे बच्चों देखो, प्लीज फोकस एवरीवन। अब देखो, अब ना आपको कुछ ये समझनी है, कुछ सीरीज के बारे में सीखना है आपको। स्पेक्ट्रा सीरीज में क्या है देखो, लाइमन, ये सीरीज है, सीरीज लाइमन, बाल्मर, पार्शन, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पी फंड। अभी क्या होता है समझिएगा, देखो हम लोगों ने ऐसा कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, और हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से नीचे आ सकता है, जा भी सकता है, आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो सपोज करो कि ऐसे हजारों लेवल हो सकते हैं, हजारों ऑर्बिट, जैसे n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है, एनर्जी लेवल इनफाइनाइट हो सकता है। यानी कि अगर कोई एटम है, समझना, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है, तो ऐसे हजारों हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसा हजारों हो सकता है। तो अगर मान लो कोई, हमने इसको फिक्स कर दिया, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट ऑर्बिट को, हमने कहा ये हमारी पोजीशन फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ओके, चलो यहाँ से यहाँ आया, ओके, यहाँ से भी यहाँ आया, ओके, यहाँ से भी यहाँ, ओके। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर आए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर आए तो हम कहते हैं लाइमन सीरीज, यानी इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि जो n1 की वैल्यू इसकी 1 होनी चाहिए, फाइनल डेस्टिनेशन, और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2 3 4 5, तो लाइमन सीरीज कहलाता है। तो लाइमन सीरीज के लिए सबसे खास बात क्या है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए बताओ? 1 पे, कहीं से भी। और जो सीरीज है
वो क्या होगी, विजिबल। अल्ट्रावायलेट क्या होगी, अल्ट्रावायलेट। जो सीरीज है इसमें अल्ट्रावायलेट होगा, रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट। अब बाल्मर की क्या कहानी है, बाल्मर में जो कहीं से भी 2 पर आना चाहिए, मतलब जो 3 से चाहे 4 से चाहे, यानी कि एक वैल्यू फिक्स है, कहीं से भी 2 पर आए बंदा, 3 से भी आए, चाहे 4 से आए, चाहे 5 से आए, कहीं से भी 2 पर आए, तो यहाँ पर विजिबल रीजन में आता है, विजिबल। ये जो भी रेडिएशन होगी विजिबल होगी। फिर n1 की वैल्यू 3 कर दें हम, तो ये 4 5 6 7, तो अगर 3 हो जाए वैल्यू, ये होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। और अगर n1 की वैल्यू 4 हो जाए, 5 हो जाए, सीरीज का नाम पता लग गया, ये आप अंदाजा लगा ही सकते हो, ये 6 से स्टार्ट होगा, ये 5 से, ये इंफ्रारेड होगा और ये भी इंफ्रारेड होगा। तो इस प्रकार से आपको सीरीज याद रखना है कि लाइमन क्या है, बाल्मर क्या है, पेशन क्या है, पाशन कौन सा है, ब्रैकेट कौन सा है, पी फंड क्या है। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा, एक रेडबर्ग फार्मूला सिखाऊंगा मैं, रेडबर्ग फार्मूला। अब ये रेडबर्ग फार्मूला क्या होता है देखिएगा, ठीक है। रेडबर्ग फार्मूला समझना, रेडबर्ग साहब ने एक फार्मूला दिया कि 1 बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू 109677 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 1, यानी जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ये जो फार्मूला है ये क्या है, ये फार्मूला कहता है, एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे किसी ने कहा कि देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 5वें से पहले पे आ गया जी, 5वें से पहले पे आ गया, तो अब देखो जी n2 की वैल्यू 5 है जी, और n1 की वैल्यू क्या है 1, और 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होती है, z की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आप z की वैल्यू 1 लगा दो हाइड्रोजन के लिए, लो जी यहाँ से आपका वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं आ रहा है तो आप उसका वेवलेंथ निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल है वेवलेंथ निकालने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आता है। अब देखो ये जो 1 बाई लैम्डा है ना, इसको वेव नंबर भी बोलते हैं, तो लो आप वेव नंबर भी निकाल सकते हो, वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। तो वेव नंबर इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 109677। अब यहाँ पर 2 ट्विस्टेड चीज हमें पढ़नी है, क्या, जैसे क्वेश्चन में कभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिखा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ध्यान रखना अगर n1 की वैल्यू n है तो n2 होता है जस्ट अगला वाला। सर एग्जांपल दो, जैसे मैंने कहा देखो यार n1 की वैल्यू 3 है तो n2 क्या हो जाएगा 3 + 1, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। और कभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिखा हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम छोटा, तो अगर n1 की वैल्यू n है तो n2 हमेशा इसमें इनफाइनाइट होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती n2 की, n2 गायब ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना प्लीज कि n1 और n2 की वैल्यू कैसे लिया जाता है, ठीक है। समझ गए बातों को, प्लीज इसे नोट करो। फिर एक लास्ट टॉपिक फटाफट पढ़ते हैं, चल दिए, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वही वाला हिसाब है क्या। अभी पेपर भी लिखने जाओगे तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करो, कर्मा आपकी मेहनत को सपोर्ट करेगा। वीडियो अच्छी लगी ना, लाइक कौन करेगा हैं, और सब्सक्राइब क्या पैसे लग रहे हैं, अगर मेरी मेहनत समझ में आ रही तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू ऑल, कर्मा भूलना मत, कर्मा आज मुझे सपोर्ट करो, एग्जाम में कर्मा तुम्हें सपोर्ट करेगा। गाइस देखो अब लास्ट के 2 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास ऑब्वियसली टोटल एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, कितना फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इसका ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, ये वाला, ये कहलाता है टोटल एनर्जी। तो अगर आपने एक बार टोटल एनर्जी निकाल लिया तो उसका जो उल्टा होता है वो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। सपोज करो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और मेरे को मिल गया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी मेरे जेब में आ गया 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मैंने n = 1 के लिए निकाला है। ओके जी, तो ये है मेरा टोटल एनर्जी। किसी ने मुझसे बोला ओए बता इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो तुम बोलोगे देख बेटे हमारे सर ने सिखाया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या है। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल करना, बोला देख टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। फिर तुम क्या करोगे, टोटल एनर्जी की जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे, कितना बताओ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस माइनस कट जाएगा तो काइनेटिक कितना आ गया, +13.6 काइनेटिक एनर्जी। तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। अब आपको काइनेटिक एनर्जी पता लग गया तो आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। बोलो कैसे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। तुम बोलोगे देख मैंने काइनेटिक निकाल लिया, आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी P का मतलब यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी और K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो बोलोगे देख भाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, सर ने कहा था -2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितना है 13.6, तो माइनस कितना आ गया पोटेंशियल बताओ, 13 दूनी 26 6 6 12 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया प्लीज समझो बात को, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, वंस यू नो द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, एक बार आप टोटल एनर्जी जान गए इस फॉर्मूले की हेल्प से, जिसका फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हो, टोटल एनर्जी निकाल लो, यहां डालोगे तो आपको मिल जाएगा काइनेटिक, और काइनेटिक को यहां डालोगे तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर P का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। मैं लिख के दे रहा हूं, जिन जिन लोगों ने लेक्चर आज का अटेंड किया उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा, और तुम्हें कॉन्फिडेंस तो आ जाना चाहिए, अब इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब लास्ट में एक स्पीड का फॉर्मूला बताओ मुझे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बता दे रहा हूं हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, V = 1/137 C/n, कंफर्म कर सकता है कोई, 1/137 C/n। किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर आपको स्पीड निकालना हो हाइड्रोजन एटम में तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो 1/137 C/n, जहां पर C का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप यहां पर C की वैल्यू चाहे तो पुट भी कर सकते हो, पर लिखो जो कि C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन V, बस आपको n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहली ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का स्पीड आएगा,
2 पुट करोगे तो दूसरी ऑर्बिट का स्पीड, 3 पुट करोगे तो तीसरी ऑर्बिट का स्पीड। अब सब कुछ पढ़ लिया, अब लास्ट में क्या है? फेलियर ऑफ बोर्स। फेलियर ऑफ बोर्स, मैंने कहा था बोर्स भी फेल हो जाएगा। जिसने कहा था क्या बोला है, बत्ती, इसने कहा था कि तुम अपने हिसाब किताब का बत्ती बनाओ और उसको तकिए के नीचे डालो, तकिए के नीचे से फिसल के अपनी जगह पे पहुंच जाए। गाइस नाउ सच बोल रहा हूँ भाई, तो बोस साहब भी फेल हो गए एक्चुअली में, इनकी बत्ती इन्हीं के तक पहुंच गई। तो बोस साहब एक्चुअली क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, 2-3 पॉइंट याद कर लेना, जैसे कि जी मैन इफेक्ट होता है एक, जैसे कि आप देखो बोस साहब क्यों फेल हुए। अब ना इलेक्ट्रॉन को ना, इलेक्ट्रॉन का आ गया वेव नेचर। अभी हम जो पीछे पढ़ रहे थे उसमें हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे थे, क्या मान रहे थे इलेक्ट्रॉन को? पार्टिकल। फिर बाद में बोला नहीं भैया इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर शो करता है। बोर्ड देखा ऐसे हैं, ये क्या कह दिया तुम लोगों ने? मैं तो पार्टिकल मान के खूब उधर खेल खेल लिया मैंने, एनर्जी का फॉर्मुला बना दिया, स्पीड का फॉर्मुला बना दिया, वेव नंबर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। अब तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन वेव है, तो वो इसलिए फेल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आ चुका है, ठीक है। और बहुत सारे इफेक्ट्स ये बता नहीं पाए थे, जिसकी लिस्टिंग आप इजीली कहीं भी लिखोगे ना, गिव मी इजी पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स व्हाई बोर्स मॉडल फेल्स, आपको मिल जाएगा। तो ये आप कंप्लीट कर लेना, और चैप्टर में कुछ रह गया तो मुझे बता दो। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, लव यू ऑल, टेक केयर। आप क्वेश्चंस करेंगे तो धूम मचाएंगे, वैसे भी पहले मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आपको याद है तो, ठीक है। बाय, लव यू ऑल। अरे बच्चे मुझसे नोट्स मांगते रहते हैं, देखो नोट्स का पंगा ही ख़त्म कर दे रहा हूँ। मुनिल सर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर जाके सेक्शन सिलेक्ट कर लेना, ये बैच 2025-26 12th का सेव कर लेना। सेव करने के बाद कुछ नहीं, हैंड रिटन में जाओ, और ये रहा ऑल PDF क्लास 12th बाई मुनिल सर। इसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे, छोटे वीडियो के, बड़े वीडियो के, बहुत सारे। देखो फिजिक्स के 49 है, केमिस्ट्री के 35 फाइल है, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। सारे वीडियोस जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस हैं